बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से कोशिश करते हैं कि आप तक वो मालूमात लेके आएँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को भी महफूज बना सकते हैं और अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली के लोगों के लिए भी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे इंसान के जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर है जिस पर हमारी सांस और हमारे दिल की धड़कन, हमारे खाने की नाली मुनहसर है। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद तारर साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ थोरैक्स सर्जरी एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं। ये थोरैक्स सर्जरी क्या है, कब करानी चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आए तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, मैं इंट्रो में भी थोड़ा सा टेक्निकल करने की कोशिश की लेकिन मेरे से हुआ नहीं है, तो ये टेक्निकल टर्म्स अब लाजमी नाज़रीन को समझाइएगा। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान शेख, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। ये हेल्थ की बीट इनके पास है, हेल्थ को कवर करते हैं। इसी के साथ साथ इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी बीट है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि 2026 में हम मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख देंगे। आपको तरक्की याफ्ता ममालिक में जो आपको बड़े बड़े शहर नज़र आते हैं वैसा आपको मनाजिर यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इनकी क्या डिटेल्स है, क्या करने जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का। इसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में अब डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप बॉडी कैम्स पहनेंगे ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि पेशेंट्स के साथ किस तरह का रवैया है, क्या किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। तो क्या डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या राय है और जो आम आवाम है वो इस हवाले से क्या कह रही है, तो इस वाले तफसील गौहर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तिहामा, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला गौहर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये थोरैक में क्या क्या आ जाता है? मैंने सांस की नाली की बात की, मैंने लंग्स की बात की, मैंने खाना खाने की नाली की बात की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी, थॉरेक्स अगर हम देखें सॉरी, ये बेसिकली सीना है जिसको हम चेस्ट उर्फ़े आम में कहते हैं। तो सीने के अंदर जितने भी हमारे अज़ा हैं, बशमूल हार्ट, दिल, उसके साथ लंग्स, फेफड़े, खुराक की नाली, सांस की नाली और वो झिल्लियाँ जो कि स्पेशली फेफड़ों को कवर करती हैं, लंग्स को कवर करती हैं, या फिर वो झिल्ली जो पार्टीशन जो फेफड़े और छाती को अलहदा करती है पेट से। ठीक है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जी छाती की दीवार, ये सारी चीज़ें थॉरेक्स या चेस्ट के अंदर आती है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि ये डिफरेंट किस तरह हैं, जो हमारी चेस्ट सर्जन हम जिनको कहते हैं वो, और थोरैक्स सर्जरी डिफरेंट किस तरह है? वेल, थोरेसिक सर्जरी और चेस्ट सर्जरी एक ही स्पेशलिटी के दो डिफरेंट नाम हैं। तो जो थोरेसिक सर्जरी है या थॉरेक्स सर्जरी जिसको आप कह रहे हैं, ये बड़ी टेक्निकल सी टर्म है जो कि आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग में शायद इतनी नहीं आती, इसीलिए इसको हम आसान अल्फाज में चेस्ट सर्जरी भी कहते हैं। क्योंकि मैं भी जब अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहा होता है, हम लोग प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरह का इंट्रोडक्शन देना है। दैट इज़ व्हाई आई फंबल्ड। मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर मुझे किस तरह की अलामात आएंगी तो मैंने आपके पास जाना है, और वो पूरा पाथ समझाइएगा। पहले मैंने जनरल फिजिशियन के पास जाना है, वो मुझे देखेंगे एंड देन ही विल रिकमेंड मी टू यू, या मुझे जनरली किस तरह के किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन मैंने आपके पास आना है। देखिए, चेस्ट के अंदर जो हमारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसमें तो सांस का फूलना, खांसी का आना, खांसी के साथ बलगम, और बलगम के अंदर खुदा न खास्ता खून का आना, ये वो सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आप मरीज़ को ये कहते हैं कि वेट मत करें। पहली फुर्सत में अपने प्राइमरी फिजिशियन को मिलिए ताकि वो आपको प्रॉपर्ली चेक करे। अगर तो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अगर चीज़ नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट वो करके और आपको घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रबल सम चीज़ है तो एटलीस्ट टाइम ना वेस्ट किया जाए और पहली फुर्सत में मरीज़ हम तक पहुँचे, हम चेस्ट सर्जन्स तक पहुँचे, ताकि वो जो गोल्डन पीरियड है जिसके अंदर हम पेशेंट्स को ऑपरेट करके उनकी लाइफ सेविंग की तरफ जा सकते हैं, वो हम अपना कम से कम अवेल कर सकें। अच्छा सर, लोग ना जनरली कतराते हैं, जैसे सर्जरी का नाम सुनेंगे बड़े रेड फ्लैग्स उनके अलर्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि हम मेडिकेशन से इसको हल करने की कोशिश करें। जनरली आप लोगों के शोबे में लंग्स के हवाले से अगर हम बात करें चेस्ट में, तो कितने % जो डिजीज़ हैं वो मेडिकेशन से ठीक हो जाती हैं और कितने % हैं जिनकी सर्जरी फिर लाजमी हो जाती है? हाँ, देखिए, अगर तो आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जोग्राफिकली बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे हमारे इंडो पाक और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर टीबी बहुत कॉमन है।
हम हर उस मरीज़ को जिसके अंदर परसिस्टेंट कफ या मुसलसल खांसी का रहना, वज़न का कम होना या बलगम में खून आना, तो हम पहला उसका जो हमारी कंसिडरेशन होती है वो यही होती है कि इस मरीज़ को टीबी हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर टीबी इतनी कॉमन नहीं है। वहाँ पर इन्हीं अलामात के साथ मरीज़ का जो प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, वो ज़्यादातर कॉमनली कैंसर होता है। तो इसलिए परसेंटेज की तरफ तो मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि किन अलामात को या किन बीमारियों को हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं और किन का सर्जरी, तो वेल देखिए, हर बीमारी की जो शुरुआत होती है ट्रीटमेंट की, वो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ही हो। लेकिन अगर तो उस पर्टिकुलर बीमारी में पेचीदगियाँ आ जाएं या वो बीमारी दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए, तो इवेंचुअली मरीज़ को फिर सर्जरी की तरफ आना पड़ता है। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर्जरी कोई डिलेमा या खुदा न खास्ता खौफनाक चीज़ नहीं है। दिस इज़ टू हेल्प द पीपल एंड दिस इज़ टू सेव द ह्यूमैनिटी। अच्छा, इसमें मैं सर्जरी के मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज पे भी मैं आऊँगा कि क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड होता जा रहा है, वो बड़े बड़े कट्स नहीं लगा जाते, इंसिजन इतने बड़े नहीं होते। उस पे आने से पहले हमारे जो सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, वो और सांस के जो हमारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे होते हैं, वो बड़े सेम होते हैं। तो इसमें फ़र्क किस तरह किया जाएगा? हमने कब कौन से डॉक्टर के पास कब जाना है, और इस वक्त जनरल फिजिशियन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मरीज़ को अगर सिम्टम खांसी या सांस का फूलना या सीने में दर्द होना, अब ये वो अलामात हैं जो जनरल अलामात हैं जो कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक में भी हो सकती हैं और सिंपल नमूनिया में भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में ये डिसाइड करना मरीज़ के लिए कि मैंने किसके पास जाना है, उससे इसका जवाब दीजिएगा। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मैं यही बात कर रहा हूँ, कराची से आपका रेगुलर कॉलर रहा हूँ और डॉक्टर जावेद को बहुत मेरा सलाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात हुई। देखिए, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ये एक्चुअली ये 2 दिन में तो नहीं शुरू होती, पेपड़े अगर खराब भी होते इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने जीपीज के पास जा रहे होते हैं, अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहे होते हैं, वो हमें मेडिसिन दे देते हैं और इतना लंबा खींचते हैं कि उसके टेस्ट वगैरह प्रॉपर नहीं कराते, जिसकी वजह से हम जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो काफी देर हो चुकी है और इट विल टर्न इनटू, अगर निमोनिया में बदल जाता है, किसी और चीज में चले जाता है। इससे क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न है हमारा कि जीपीस को इस ट्रेन करना कि आपको बर वक्त कंसल्टेंट के पास भेजना, ये कितना जरूरी है। दूसरी बात ये कि मैं अगर अपनी चेस्ट को यानी सेहतमंद रखना चाहूँ, मैं चेस्ट के लिए जो मेरे प्रिएम्प्टिव मेजर मैं क्या लूंगा कि मेरा चेस्ट आज तक इस मौसम में अच्छा है। थैंक यू सो मच याया साहब, आपने हमारे क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट कर लिए हैं। अब इसी तरफ जा रहे थे कि आप अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, और ये जो खींचा जाता है डॉक्टर की तरफ से कि जितना मैं इलाज कर रहा हूँ हो सकता है कि ये ठीक हो जाए मेडिकेशन से, तो ये दोनों सवाल मैं आगे आने पूछना चाह रहा था, तो आपने प्रीएम्प्ट कर लिए। इससे पहले ही इनका जवाब दे दें, या आप जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सेम है हमारे। जो आप नमूनिया के सिम्टम्स की बात कर रहे थे और हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, हमारे कॉलर ने जो अटेंशन ड्रॉ करवाई हमारी, एग्जैक्टली ये हम उसी तरफ जा रहे थे। बिल्कुल, कि जो हमारे ये सिम्टम्स हैं बेसिकली, अगर ये खुदा न खास्ता किसी भी मरीज़ में या किसी भी शख्स में ये सिम्टम्स आते हैं, तो ही इज़ नॉट द वन टू डिसाइड वेदर ही हैज़ टू गो टू अ सर्जन और अ फिजिशियन। तो इस जगह के ऊपर हमारे जो जीपीज़ हैं उनका रोल बहुत पिवटल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और जैसे कि हमारे डियर कॉलर ड्रू आवर अटेंशन कि जो हमारे जीपीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मरीज़ को असेस करके उनको फ़िल्टर करें और उनको प्रॉपर पाथवेज पे डालें। अनफॉर्चुनेटली इस मौके के ऊपर होता ये है कि मरीज़ रिटेन रहता है उन तक या अपने इलाके में उन फिजिशियंस तक जो मरीज़ को बार बार डिफरेंट दवाइयों के ट्रायल में रखते हैं, और जब मरीज़ लैंड अप होता है इन सर्जरी, तो उस वक्त या तो खुदा न खास्ता बीमारी की स्टेज वो आ चुकी होती है जिसमें सर्जरी जो है वो ऑप्शन नहीं रह चुकी होती, या फिर एटलीस्ट ये है कि अगर वही मरीज़ हमारे पास पहले आया हुआ होता, तो जैसे आपने कहा था कि की होल सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या जिसको हम लैप्रोस्कोपिक वैट सर्जरी कहते हैं, तो वो बीमारी स्टार्ट में उस की होल सर्जरी से ट्रीट हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि पेशेंट हमारे पास लेट आया, अब हमें वी हैव टू ओपन द चेस्ट। तो अगर मैं इन नटशेल बात करूँ तो बहुत पिवटल रोल है हमारे फिजिशियंस का, और उनको रिक्वेस्ट भी ये है, आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी है कि पेशेंट को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनकी रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी को रेफ़र कर देने से
मॉर्बिडिटी भी कम हो जाती है और मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, अब सर हम आ जाते हैं कि जनरल सिम्टम्स पे कि किस तरह के सिम्टम्स हमारे अंदर हमें दिख रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी चेस्ट को स्क्रीन कब कब कराना है, कितने कौन कौन से टेस्ट हमें कराते रहने चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें असल में सिस्टम का डिफरेंस है। अगर हम वेस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर एनुअल चेकअप होता है फॉर एवरी पर्सन हु इज़ इवन हेल्दी, और उनमें ये एक अवेयरनेस भी है कि दे नीड टू गो टू देयर जीपीज़ फॉर रेगुलर चेकअप्स इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग और इवन इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग। हमारे पास तो बहरहाल वो एक अभी तक ये डेवलप नहीं हो सका। इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़रूर नज़र रखें। लाइक अगर सांस फूल रहा है और वो बतदरीज ज़्यादा हो रहा है, या ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशन सेटल डाउन नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर सेल्फ मेडिकेट करना या रिटेन रहना अपने महल्ले के डॉक्टर तक या लोकल डॉक्टर्स तक, वन शुड गो टू द स्पेशलिस्ट एंड गेट कंप्लीट चेकड अप, जिस चेकअप के अंदर ब्लड टेस्ट भी आ जाते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी जिसमें एक्सरेज और वो चीज़ें भी आ जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसर्न स्पेशलिटी वाले कंसर्न कंसल्टेंट्स उनको देख लें ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो। जैसे आपने अभी सिम्टम्स की बात की है, अगर हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स को ज़रा रिलेट करके बात करें ना, तो उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशंस हैं आपको। अगर आप ओवरऑल हार्ट में दर्द हो रहा है, रेडिएट कर रहा है आपके लेफ्ट में, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसी तरह जैसे आपने सांस फूलने की बात की, ये तो सांस फूलना एक ऐसी सिम्टम है जिसमें अक्सर औकात कहा जाता है यार आपके अंदर तो स्टेमिना की कमी है। तो क्या इस तरह के क्रिटिकल सिम्टम्स कोई हैं, जिस तरह मैंने हार्ट की बात की, जिसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास तो पहुंचना ही पहुंचना है ना, आप डिले नहीं कर सकते? चूँकि हमारी स्पेशलिटी ऐसी है कि जिसके अंदर ओवर द नाइट कुछ नई चीज़ डेवलप नहीं होती है। ये क्रॉनिक डिजीज़ या इवन एक्यूट डिजीज़ भी जो हैं उनके अंदर भी सिम्टम्स काफ़ी अरसे तक रहते हैं। तो ने कहा कि जी सांस का सिंपल सांस का फूलना पहले दिन अगर फूल रहा है और फ़ौरन ही चेस्ट सर्जन को रिपोर्ट करना, ये तो शायद ओवर डूइंग हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ ये देखिए कि अगर सांस, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम थोरैक्स सर्जरी के हवाले से बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और कौन से वो सिम्टम्स हैं जब हमने फ़ौरन किसी सर्जन के पास जाना है और डिले नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अर्ली सिम्टम्स की तो बात कर ली, अपने ध्यान किस तरह रखने अपनी सेहत का, अपनी लंग्स की अगर हम सेहत की बात करें उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है। हम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड रात को एक्सरसाइज का भी किया जा रहा है, क्या वो बेहतर है? इसी के साथ और किस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लंग्स की सेहत को बेहतर कर सकते हैं? जनाब ये बताइएगा कि एक तो अमूमी तौर पर हमें पता है कि हमने स्मोकिंग नहीं करनी, हमने एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लंग्स की सेहत को बेहतर कर सकते हैं? कुछ योगा में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। जी, मैं अपनी बात का आगाज़ दोबारा आपकी इसी बात से करूँगा कि सिगरेट नोशी से परहेज़ क्योंकि ये वो मैसेज है जिसको हम बार बार रिपीट भी करेंगे और अपने पब्लिक तक भी पहुँचाएँगे, क्योंकि हम शायद इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी न किसी लेवल के ऊपर। तो तंबाकू नोशी से परहेज़। सर सिगरेट स्मोकिंग हर किस्म की, अभी आजकल तो वो बड़ा ट्रेंड है, हम सोशल गैदरिंग में अगर बैठे होते हैं तभी हम स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं यार हम तो 2 हफ्ते में एक पीते हैं या महीने में एक पीते हैं। जी, बुराई चाहे कम की जाए ज़्यादा की जाए, बुराई बुराई ही होती है। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि इट्स नॉट ओनली द एक्टिव स्मोकिंग, इट इज़ द पैसिव स्मोकिंग एज वेल। ओके। तो जो हजरात स्मोकिंग करते हैं ये ज़रूर जहन में रखें कि वो अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, स्पेशली देयर नियर एंड डियर वंस, उनकी फैमिली के अंदर, वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और स्मोकिंग के बाद फिर ऑफ कोर्स जो हमारा ये फ़िज़ाई आलूदगी है, स्मॉग है, तो इन चीज़ों से परहेज़। अब स्मॉग से परहेज़ तो हम अमूमन कर नहीं सकते क्योंकि तो ये एनवायरमेंटल एक पोल्यूशन है, तो एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल किया हमारा ये जो आम सर्जिकल मास्क है ये मोर देन इनफ है या हमें वो N95 इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए जी, N95 मास्क जो होता है वो इससे कदरे बेहतर है आम मास्क से, लेकिन वो हर बंदा उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि वो एक
ख़ास किस्म का मास्क है जिसके अंदर घुटन का एहसास भी होता है आफ्टर सम टाइम, इसलिए हर वक्त उसको लगा के रखना शायद पॉसिबल ना हो। ओके। तो मेरी सजेशन ये है कि एटलीस्ट जो सिंपल मास्क है वो लगाया जाए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ जो आपने बताई कि एक्सरसाइजेज, देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा सिर्फ यही होता है कि जी ठीक है जी, अगर मतवाज़न ग़िज़ा खा ली तो हेल्दी लाइफस्टाइल, इट्स नॉट लाइक दैट। हम अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को एक इंटेग्रल पार्ट बनाएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है बशमूल चेस्ट के। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग से परहेज़ और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से अपने आप को बचाओ रखना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लंग्स की और अपनी चेस्ट की और एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए, इसका जवाब दीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शनाज है। जी शनाज साहिबा, सवाल कीजिएगा। मेरा ये काम है कि नहीं, मेरा बेटा है छोटी ना, यानी अब 18 साल का हो गया है, उसको शुरू से खांसी रहती है, तो आवाज़ वाली खांसी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, इफ़ यू वांट टू आस्क हर एनीथिंग, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई डिटेल्स लेना चाहें, या अगर आप उनका जवाब देना चाहें डायरेक्टली तो जवाब भी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने सिम्टम बता दिया कि खांसी है और लंबे अरसे से खांसी है, तो ये उन 4-5 रेड फ्लैग्स के अंदर फॉल करती है। पहली फुर्सत में तशरीफ़ लाइए, मुकम्मल चेकअप करवाइए, इन्वेस्टिगेट करवाइए, ताकि हम तशख़ीस तक पहुँचें, और इलाज तभी मुमकिन होता है जब तशख़ीस होती है। जब तशख़ीस हो जाती है। गौहर साहब, अब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से कह दिया गया है कि डॉक्टर हज़रात अब बॉडी कैम्स पहनेंगे, ख़ास तौर पर सरकारी में। क्या इसका इतलाक़ प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर भी होगा या फ़िल वक्त ये सरकारी हॉस्पिटल्स तक है, और कब से इसका इतलाक़ होना शुरू हो जाएगा? तेहमा शुक्रिया। मौजू बड़ा अहम है, और हमने आपके ही प्रोग्राम में हमने एक मसला था डिस्कस किया था, और आपने देखा था कि वो नेशनली तौर पर हाईलाइट हुआ था। एक डॉक्टर की जानिब से नाजेबा इशारे किए गए थे मरीज़ को, और वो कंडीशन इस तरह से थी, पूरे पाकिस्तान में स्टोरी हाईलाइट हुई, और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से हमने रोही के प्लेटफॉर्म से इसको हाईलाइट किया, और उसके बाद उस डॉक्टर को सस्पेंड भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से नोटिस भी लिया गया, लेकिन मामला कुछ उससे आगे शुरू होता है। मामला कुछ आगे इस तरह से शुरू हुआ कि हमने देखा कि जो डॉक्टर की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया वो यही था कि मेरे ऊपर हमला किया गया है, और मैंने जो भी किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। उसके बाद जो लवाहिकीन थे उनका इल्ज़ाम यही था कि डॉक्टर की जानिब से ट्रीटमेंट नहीं की गई, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहे जो PGR डॉक्टर थे वहाँ पर, तो हाउस ऑफिसर। तो इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए ये मामला महकमा सेहत में भी डिस्कस हुआ, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी, वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया। तो इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया कि बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा, और इसी मॉनिटरिंग को मौसर बनाते हुए फैसला ये किया गया था कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और दीगर जो अमला है वहाँ पर, उनको जो है वो बॉडी कैम लगाए जाएंगे। इसके हवाले से निश्तर में डेवलपमेंट ये फर्दर देखने में आई है वो कि निश्तर इंतज़ामिया जो है वो बॉडी कैम्स के हवाले से टेंडर करने जा रही है, और मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं उनसे रब्ता भी किया गया है, और इब्तदाई तौर पर 60 के करीब जो बॉडी कैम्स हैं वो खरीदे जाएंगे। अच्छा गौहर, शुरू में तो इसके ऊपर बड़ा बैकलैश भी आया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि स्पेसिफिकली गायनी वार्ड में अगर कोई बॉडी कैम्स पहन के जाता है तो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का भी मसला आता है, वहाँ पर प्राइवेसी का मसला आता है, फिर डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं उसका मसला आता है, तो उसका फिर किस तरह ध्यान रखा जा रहा है, और इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकेगी इसमें हर हस्पताल में? बिल्कुल जी, ये डॉक्टर्स की जानिब से जो पॉइंट उठाया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है कि मरीज़ की प्राइवेसी भी होती है, और ट्रीटमेंट के कुछ असूल भी होते हैं, कवायद ज़वाबित भी होते हैं, उनको मद्देनज़र रखकर ही ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसका हल इब्तदाई तौर पर यही निकाला है निश्तर इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, कि इब्तदाई तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनको बॉडी कैम से मुबर्रा करार दे रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स को बॉडी कैम नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि हमने निश्तर के हवाले से हो या तमाम जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिन आपके वहाँ पर हमने स्टोरी भी की है कि मेडिसिन चोरी के मामलात हमने दिखाए हैं आपको, पैरामेडिक स्टाफ और किस तरह से मेडिसिन चोरी की जाती है, किस तरह से जो है दीगर सहूलियात के हवाले से सफाई के मामलात हैं, गार्ड्स हो गए, सिक्योरिटी अमला उसके नारवा रवैये के हवाले से है। तो इब्तदाई तौर पर फैसला ये किया गया कि 60 के करीब बॉडी कैम्स जो है वो खरीदारी की जा रही है। उसमें जो सिक्योरिटी पर मामूर जो अहम मकामात पर अमला होगा उसे ये बॉडी कैम लगाए जाएंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के जो अमला है जिनका डायरेक्टली मरीज़ से उस तरह से मेडिकली तौर पर लिंक नहीं है उनको लगाए जाएंगे। फार्मेसी में लगाए जाएंगे जहाँ पर कहा जाता है कि अद्वियात नहीं मिलती,
और इसके ऊपर ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन मुझे ज़रा ये बताइएगा कि मुल्तान के अंदर सुथरा, पूरे पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी हाईलाइटेड रहा, इंटरनेशनली काफ़ी प्रेज़ मिली उस प्रोजेक्ट को, लेकिन मुल्तान में वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। सफाई सुथराई के इंतजाम काफ़ी नाकिस नज़र आ रहे हैं। आपने शुरू में काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से बात की कि इनके वेंडर्स के आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर उनके अंदर रिफ्ट हुआ, वो अलहदा हुए, किसी को कुछ मखसूस उससे मिल गए, लेकिन अभी भी हम सूरत हाल बतदरीज ख़राब होते हुए देख रहे हैं। आप बताइएगा कि इस वक्त की ग्राउंड की रियलिटी क्या है? बिल्कुल जी, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको वो ऑन भी करती हैं और उसको बेहतरी के लिए जो भी फंड दरकार थे वो भी पंजाब हुकूमत ने मुहैया किए हैं। और आपने उसके नताइज भी देखे होंगे कि इंटरनेशनली तौर पर हमने सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की पजीराई होते हुए देखी है। COP जैसा एक प्लेटफॉर्म जो दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एनवायरनमेंट के हवाले से, वहाँ पर उसकी पजीराई की गई है। लेकिन मुल्तान बदकिस्मत रहा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर सफाई की सूरत हाल के वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो इंतज़ामिया चाह रही थी, जो हुकूमत का टास्क था। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही बनी है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वेंडर के ऊपर उस तरह से ग्रिप ना होना है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आप जानते हैं जिस तरह से एक बॉडी के तौर पर काम कर रही है, जो एक मॉनिटरिंग असिस्टेंट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही है, और ये सारा जो अमल है इसे प्राइवेटाइज़ किया गया है। इसकी बुनियादी वजह जिस तरह से आपने बताया कि हमने आपके प्रोग्राम में भी बताई थी कि जो वेंडर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। 3 वेंडर्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी मुल्तान में, और तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़ायद का प्रोजेक्ट था और बड़े पैसे हुकूमत ने इनको देने हैं, और बुनियादी तौर पर इनसे ओथ भी लिया गया था कि सफाई करनी है। मैंने इसी टॉपिक पे हमने जब पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि मेरे नज़दीक ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि मखसूस इलाके मिल गए हैं डिफरेंट वेंडर्स को, अब ये वहाँ पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। बुनियादी वजूहात क्या बन रही हैं साइल आ रहे हैं मुल्तान के प्रोजेक्ट के हवाले से? क्योंकि जितना डिवाइड हो जाता है, डिवॉल्व होता है, ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है, बुनियादी तौर पर इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गौहर से और वो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। इस पे मज़ीद भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं गौहर के पास, क्या इस वक्त उनका तज्ज़िया क्या है कि इस वक्त क्या वजूहात बन रही हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मुल्तान में फ़्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, आजकल हमारे TB का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, उससे किस तरह बचा जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर वो एंड स्टेज पर है तो क्या फिर सर्जरी से इसका हल निकाला जा सकता है। और दीगर फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, फेफड़ों के हवाले से जितनी दीगर जो बीमारियां उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। जनाब TB से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे कि इसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं। लॉन्ग कफ है जैसे आप बात कर रहे थे, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बात की इस पर। जी, TB वो चीज़ है जी जिसके साथ हम अरसे दराज से लड़ रहे हैं पाकिस्तान में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब हम उस स्टेज पर हैं कि या तो रिपोर्ट भी बहुत कम होती है, और अगर होती है तो प्रॉपरली ट्रीटेबल है। जो वेरी पास्ट ओल्ड एजेस में था कि जी TB अनट्रीटेबल होती है, एक दफ़ा TB हो गई तो बस अब एंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि TB का मतलब ये नहीं है कि अनट्रीटेबल डिजीज़, नो, TB ट्रीटेबल है। अब सिम्टम्स की तरफ अगर हम आते हैं, अलामात के अंदर यही 4 से 5 मेन अलामात हैं, जिसके अंदर वज़न का कम होना, मुस्तकिल खांसी का रहना, खांसी के साथ बलगम, और स्पेशली बलगम के अंदर खून आना। अगर इनमें से कोई से भी सिम्टम किसी भी मरीज़ को हो तो TB को हम सरे फहरिस्त रखते हैं अपने जोग्राफिकल इस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक, अच्छा जनाब मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। आज़म भाई, मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ ईसा खेल से। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप बड़ी अच्छी हमें तजावीज़ भी दे रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये होगा कि जो माएँ बच्चों को दूध देती हैं और या एजेड लोग हैं, चले यंग तो कुछ सरवाइव कर सकता है, तो हम जो डाइट इस्तेमाल करते हैं स्पेशली वेजिटेबल्स, वो आप कहीं देखें घरों के साथ जो ट्यूबवेल्स लगे हैं और डिस्पोज ऑफ किया हुआ पानी, जो गड्ढों का पानी है, जो फुजले वाला पानी है, उससे आपकी वेजिटेबल्स पूरे पाकिस्तान में हो रही है।
उनको कोई नहीं चेक कर रहा। बाकी आपकी जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उनकी सेहत और सफाई का कोई ख्याल नहीं है कि उससे जो आपकी, चाहे आपकी डबल रोटी है, चाहे आप जो भी चीजें आप लेते हैं, जेम्स है और बच्चों के लिए जो मिल्क है, क्या उनका म्यार सेहत के उसूलों के मुताबिक है? जब तक हम उन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे हमारी डिजीज फैलती जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया शकूर साहब, आपने बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर आपने रोशनी डाली है। हम तो मिस कर रहे थे शकूर साहब, काफ़ी अरसे से आपने कॉल नहीं किया, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमेशा उस तरफ हमारा निशानदेही करते हैं जिस वक्त हम मिस कर रहे होते हैं प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जनाब शकूर साहब का जवाब दीजिएगा और फिर हम दीगर जो टीबी के हवाले से रिलेटेड चीज़ें हम आपसे सवाल करते हैं। डियर कॉलर ने जो सवाल उठाया, अपने उस सवाल के अंदर ही उन्होंने जवाब भी दिया जी, और वो यूँ है कि हमने स्टार्ट किया था कि हेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी इनकॉर्पोरेशन हमारी ज़िंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो शुरुआत होती है वो तो है ही ग़िज़ा से। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपने डे का, सुबह उठते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, तो हमारे दिन का आगाज़ जो है वो एक डाइट से हो रहा है। और अगर हमारी डाइट ही प्रॉपर, बैलेंस्ड और साफ़ नहीं है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट लेटर ऑन। जो इन्होंने तस्करा किया कि ट्यूबवेल्स या वेस्ट का पानी और उससे उगाई जाने वाली सब्जियां और वो हमारा, तो ऑब्वियसली इसमें तो दो राय हैं ही नहीं कि वेस्ट के पानी या उससे उगाई जाने वाली सब्जियों के अंदर बहरहाल वो मुज़िर असरात मौजूद होते हैं जो हमारी फिर जिस्मों में जाकर और फिर इसी तरह की बीमारियों की सूरत में नमूदार होते हैं, जिसमें अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा कैंसर। बिल्कुल। इसलिए सफाई निस्फ ईमान भी है और हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर तो बहरहाल एक मेजर कॉर्नरस्टोन है कि सफाई, बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बात कर रहे थे शुरू में भी हमने एक्सरसाइज की बात की ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। वही चीज़ है जो कि हर डॉक्टर के जो एक चीज़ जो बता रहा होता है वो यही बता रहा होता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है लाजमी तौर पर। जनाब, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा काली खांसी के हवाले से, ये क्या मर्ज़ है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? क्या जो हम COPD कफ़ की बात करते हैं या स्मोकर्स की कफ़ की बात करते हैं, ये वही चीज़ है? नहीं, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। काली खांसी बेसिकली एक बच्चों का अमराज में से एक है, जो वो 6 मोहलिक बीमारियां, फिर उनके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसके ऊपर काम बहुत होता है, गवर्नमेंट भी काम करती है, पब्लिक के अंदर भी इसकी अवेयरनेस है। तो काली खांसी इज़ टोटली अ सेपरेट थिंग। व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद माय स्पेशलिटी चेस्ट सर्जरी, वो है बेसिकली COPD जिसका आपने जिक्र किया। COPD या वो खांसी लंबे अरसे तक रहना और मुस्तकिल रहना लेटर ऑन बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो ये वो चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं कि अगर हम स्मोकिंग को क्विट करें या पब्लिक अवेयरनेस लेके आएं, स्मोकिंग ना हो तो COPD नहीं होगी। ये प्रिवेंट हो सकती है। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, वंस यू गेट COPD आपके लंग्स में कुछ इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं कि ये खांसी फिर कभी जाती नहीं है अब अगर आप स्मोकिंग क्विट भी कर देते हैं। जी, वो यूं ही है कि अगर तो हो जाए तो फिर तो हम वर्ड प्रिवेंशन यूज़ ही नहीं करते, फिर तो ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं। प्रिवेंशन से मेरी मुराद ये है कि हम ये जब अवेयरनेस लेके आते हैं कि स्मोकिंग ना की जाए, तो ये डिजीज़ एंटिटी पाई ही उन्हीं लोगों में जाती है जो स्मोकिंग करते हैं, या अनफॉर्चुनेटली सम अदर पीपल आल्सो जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ही आते हैं। इसमें वेप का भी जिक्र कर दीजिएगा। मैं पढ़ रहा था इकोली की डिजीज़ हो जाती है रिलेटेड टू दिस, उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्मोकिंग अगर चलें हमारे लिए नुकसानदेह है तो हम वेपिंग कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके निकोटीन की मिकदार कम करते जाएंगे, देन इवेंचुअली विल क्विट स्मोकिंग। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है या माइनर सा डिफरेंस है, देयर आर इक्वली सेम? अगर आप नोट करें तो मैं बार वर्ड स्मोकिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी टोबैको यूज़ का वर्ड नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हम जब पहले इन आर अर्लियर डेज हम टोबैको यूज़ बहुत प्रमोट, ये वर्ड यूज़ किया जाता था, तंबाकू नोशी। अब जब से ये एवोल्यूशन आई है और ये वेपिंग है या इवन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, तो ये उतने ही नुकसानदेह हैं, या अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा आराई नहीं होगी कि ये स्मोक जो है ये आपके टोबैको इनहेलेशन से ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर वो सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके और जो काम टोबैको ने 10 सालों में करना है ये 2 सालों में कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ेज़। और इन डिजीज़ेज़ के अंदर अब मैं रखूँगा सर फहरिस्त
कैंसर। बट सर दे से दैट जो हम वेप इनहेल कर रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक नहीं है, उसके अंदर वो टोबैको को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें कुछ तरह के केमिकल्स हैं विच आर कार्सिनोजेनिक, दैट इज़ वाई ये बेहतर है उससे। मेरे ख्याल है कि ये सिंपलीफाई कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जो केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं वेप में, दे आर कार्सिनोजेनिक। उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जाके डिग्रेड होके और परमानेंटली वहाँ पर रिजाइड भी करते हैं और बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक चेंजेस भी लेके आते हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये सिर्फ फेफड़ों के कैंसर नहीं, बाकी भी बॉडी के कैंसर्स के अंदर इसके अंदर आ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे ओरल कैंसर्स खुदा न खास्ता खुराक की नाली के हैं, सांस की नाली के हैं। तो बाखुद सिर्फ तंबाकू खतरनाक नहीं, बल्कि वेपिंग और दूसरी भी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्यूम्स जा रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इससे हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और ये जो मैंने फेफड़ों में पानी भरने की अलामत की बात की, और क्या स्मोकिंग के अलावा भी हमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, अब इस पर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्मोकिंग के ऊपर, वेपिंग के ऊपर, और रिलेटेड टू जितने भी लंग्स के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होती है उस पर तफसीलन हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गौहर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक नई से नई हमेशा खबरें देते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर साहब हैं, उनके ऑफिस हैं, DC ऑफिस है। अब वहाँ से हमें खबरें मिल रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इस साल 2026 में हम मुल्तान का कंप्लीट ढांचा ही बदल कर रख देंगे। जितने डेवलप्ड आपको सिटीज़ नज़र आते हैं पूरी दुनिया में, वैसा नक्शा हम बना के रख देंगे मुल्तान का। तो ऐसा क्या करने जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वो पहले वाले प्रोजेक्ट्स का क्या बना जो लॉन्च किए गए थे। 2025 भी हमारे लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, विहाड़ी रोड का प्रोजेक्ट है, मुल्तान एवेन्यू, यू नेम इट, जितने पुराने प्रोजेक्ट है सारे लॉन्च किए गए। तो उन प्रोजेक्ट्स को क्या कंप्लीट कर लिया गया है, ये जो अब जो हम नए प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं? जी गौर साहब इस पर तफसीलन बताइएगा। बिल्कुल तिहामा, आपने मुल्तान को जो है पिछले 6 महीने से 8 महीने में बदलते हुए देखा होगा। मुल्तान की शेप बदलती जा रही है। मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट भी आपने देखा है कि उसका कितने तेज़ी से काम चल रहा है। 3 वेंडर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, कमिश्नर मुल्तान इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, और ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा हमने सालों से अल्तवा का शिकार, सदियों से बल्कि इसको कह लिया जाए, मुल्तान विहाड़ी रोड, बिल्कुल वो भी अब उसका भी काम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अभी आपके प्रोग्राम में हम एक और एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं, जो अभी मैं आपसे जब ब्रेक हुई है तो अपडेट मेरे पास आई है। मुल्तान शहर की 13 मजीद सड़कें हैं जिनकी अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है, और कमिश्नर मुल्तान की जानिब से इसके हवाले से एफर्ट की गई है, और तकरीबन 334 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान शहर की तकरीबन 13 अहम सड़कें हैं जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और अगर उसमें 2 प्रोजेक्ट, ये मेजर प्रोजेक्ट भी अगर आप लगा लें, जिसमें मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ विहाड़ी रोड का प्रोजेक्ट, और इसके अलावा अब आप ये देख रहे हैं ब्रांड रोड की अपग्रेडेशन, तो ये 16 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट हैं सड़कों के हवाले से। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जरा इसमें बताइएगा। ब्रांड रोड के हम सुन रहे हैं कि शायद कोई अंडरग्राउंड किया जा रहा है, उस पर जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उस रोड को खुला किया जा रहा है, ऐसे ही खबरें दुरुस्त हैं? बिल्कुल जी, मुल्तान के हवाले से जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की जा रही है वो अगले 50 से 60 साल की प्लानिंग की जा रही है, और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मुल्तान के कमिश्नर हैं आमिर करीम खान इसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि मुल्तान को हमेशा से बड़ा शहर ज़रूर कहा जाता है, लेकिन अभी तक इसे बिग सिटी का स्टेटस, वो वाला स्टेटस नहीं मिला जो लाहौर के पास है, जो हम देखते हैं इस्लामाबाद के पास है, जो हम देखते हैं कराची के पास है। और बिग सिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और जिस तरह से बात हो रही है हमारी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के हवाले से कि मज़ीद प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, उसमें मुल्तान ने एक बड़ी अहमियत वाली जगह हासिल करनी है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के ऊपर मुल्तान का दौरा किया, और ये वो तरक्याती स्कीमें थीं जिनको उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जाकर खुद देखा। और आपने देखा कि वो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी गए, और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के काम को मुकम्मल करने के लिए, इमारत को मुकम्मल करने के लिए। इसमें मैं ज़रा जानना चाह रहा था, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे गौहर, कल भी आपको हम दावत देंगे, कल या जैसे ही आप अपने हमें बताएंगे कि हम कब आप फ्री हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बसेस का एक मनसूबा था, वो अभी तक नहीं हुआ। साफ़ पानी का एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर काम नहीं दिखाई दे रहा हमें। वासा के हवाले से हमें काम नहीं दिखाई दे रहा। तो दीगर जो प्रोजेक्ट जो पहले लॉन्च किए गए थे उनका क्या बना, उस पर भी हम आप डिटेल लेंगे। जनाब, हम आपकी मौजूदगी का जितना फ़ायदा हो सकते हैं वीकेंड
अब उतना हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ये बताइएगा कि सिगरेट स्मोकिंग के अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन में स्मोक है और दीगर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इस फहरिस्त की बात करें तो उसमें टॉप पे तो सिगरेट ही आती है। सिगरेट के बाद स्मोकिंग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, टोबैको स्मोकिंग जो हुक्का और बीड़ी और उस सूरत में भी है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मॉग और ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जैसे सर्टन टाइप ऑफ केमिकल इनहेलेशंस या केमिकल्स जो होते हैं उनकी मौजूदगी खुराक के अंदर या जिस्म के अंदर उनका दाखिल होना। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि रेडिएशन, ताबकारी के आम जो अवामिल हैं उनकी वजह से भी लंग के कैंसर्स और छाती के कैंसर्स हो सकते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीलन बात की कि आप अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, किस तरह के आपके सिम्टम्स होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका इलाज किस तरह किया जा सकता है। ख़ास तौर पर कैंसर के हवाले से ज़रा बताइएगा कि अगर आपको स्टेज 1, स्टेज 2 पे अगर आपको कैंसर क्या पता चल जाता है तो उसका इलाज क्या मुमकिन है, एंड एक्सप्लेन कीजिएगा मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ को भी, ताकि लोगों के अंदर से ज़रा ये खौफ ख़त्म हो ना कि सर्जरी का एक खौफ है तो लोग भाग जाते हैं, फिर उसको मज़ीद डिले करते रहते हैं। जी, हमने पहले टीबी की बात की थी, अब कैंसर एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर। हमारी पब्लिक में ये एक बात है कि जी कैंसर मींस डेथ, ऐसी बात नहीं है। अगर कैंसर टाइम के ऊपर वेल इन टाइम डिस्कवर हो जाए, हम उसको तशखीस कर लें, तो उसका इलाज 100% मौजूद है। और उस इलाज का मतलब ये है कि हम मरीज़ को कैंसर फ्री कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि मरीज़ हमारे पास बर वक्त पहुँचे। और जहाँ तक सर्जरी की बात है, तो अब सर्जरी के अंदर हमारे पास वो नई टेक्निक्स हैं जिससे अब इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जावेद तारर साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आपने प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू की और वो बहुत से मिथ्स जो हैं सर्जरी को लेकर उसको बर्स्ट किया, कैंसर के हवाले से बताया, ख़ास तौर पर वेब के हवाले से आपने रोशनी डाली। गौर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमने तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ एक नया टॉपिक होगा और कुछ नए गेस्ट होंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे थोरैक्स सर्जरी के ऊपर और लंग्स के रिलेटेड जितने भी बीमारियां हो सकती हैं उस पर तफसीलन हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है ख्वाबों के ताबीर के हवाले से। इंसान मेहनत क्यों करता है? इंसान मेहनत इसलिए करता है कि अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सके, अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सके और एक ऐसी जगह पर अपना घर बना सके जो कि महफूज हो। और हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि हम कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इसी हवाले से जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, जब हम एतमाद की बात करते हैं, तो DHA से बड़ा नाम कोई नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट DHA भावलपुर स्पेसिफिकली, तो इस साल को DHA की इंतज़ामिया ने, DHA भावलपुर के इंतज़ामिया ने ईयर ऑफ लिवेबिलिटी एंड कमर्शलाइजेशन का साल कहा है। मखसूस टाइम पीरियड के लिए बहुत से इंसेंटिव्स हैं, बहुत सी वेवर्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अफराद के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो अपना घर बनाना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं। एंड इक्वली दिस प्रोग्राम इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दोज एक्सपर्ट्स लिविंग अब्रॉड, वर्किंग हार्ड एंड दे वांट टू इन्वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी इन पाकिस्तान। आप हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने रेमिटेंसेस के हवाले से, और आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो सेफ़ हो, सिक्योर हो और आपको हाई रिटर्न्स मिले। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक वकास नासिर साहब, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं बिज़नेस डेवलपमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वकास मंजूर चीमा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मार्केटिंग DHA भावलपुर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, DHA भावलपुर का थोड़ा सा ओवरव्यू हमें दीजिएगा। इस वक्त किस तरह की अम्यूनिटीज़ हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और इस वक्त कितने रेजिडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें जो है यहाँ पे मदऊ किया इस लाइव प्रोग्राम में DHA भावलपुर पे बातचीत करने के बारे में। DHA भावलपुर, जैसा कि आपको पता है कि भावलपुर का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है एंड साउथ पंजाब के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में से एक है। DHA भावलपुर अगर आप विज़िट करें
तो आप देखेंगे कि बहावलपुर में सिर्फ ये एक वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें कि 250 फीट की रोड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास रेजिडेंशियल कैटेगरी में 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल कैटेगरी में 4 कनाल के प्लॉट, 8 कनाल के, व 4 मरला के, 8 मरला के, और उसके अलावा लार्ज कमर्शियल भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा तमाम जो एमिनिटीज़ हैं, हमारा पूरा एक एजुकेशन एनक्लेव वहाँ पे प्लान है बहावलपुर में। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बहुत बड़ा कैंपस DHA बहावलपुर के अंदर मौजूद है। रूट स्कूल हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 2 बड़े लार्ज कमर्शियल जिसमें कि एक हाई राइज अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके अलावा एक पूरे का पूरा जिस तरह लाहौर रया का एक मॉडल बना उसी तरह का एक छोटा मॉडल हम जो है तकमील स्क्वायर के नाम से वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो एज़ ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन 1500 से ज़ायद घर DHA बहावलपुर के अंदर मौजूद हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसमें कि अगले 8 से 9 महीने में इन घरों की तादाद तकरीबन दुगनी हो जाएगी। ठीक है। अगर हम स्पेक्स पे वैसे बात करते तो इस टाइम के ऊपर तकरीबन 3 दिनों में 1.7 घरों की बुनियाद रखी जा रही है DHA बहावलपुर में, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। और हमने अपने कंसल्टेंट से जब असेसमेंट करवाई और फ्यूचर प्रेडिक्शंस हमने करवाई तो ये अगले 6 से 8 महीने में 1 दिन में 2 घरों की बुनियाद रखी जाएगी। ओके। तो इस हिसाब से लिवेबिलिटी को अगर हम देखें तो अगले 8 से 9 महीने में तकरीबन ये डबल हो जाएगी। जनाब, मैं आपसे ज़रा जानना चाह रहा था कि अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, ऑल्दो DHA का एक बड़ा नाम है, वो अट्रैक्ट करता है अपने तरफ कस्टमर्स को, लेकिन हम इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो ऑन द डिक्लाइन है। लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लोग ज़रा खदशात बहुत ज़्यादा हैं, ओवरऑल मार्केट में भी उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं DHA में? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि यही वो टाइम है इन्वेस्ट करने कि इस वक्त मार्केट डिक्लाइन है और चीज़ें जो हैं वो ऐसा लगता है कि डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, बट यही वो टाइम है, यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 से 4 मिलियन जो हाउसेस हैं पर एनम उसकी रिक्वायरमेंट है, और साउथ पंजाब इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो उस नीड को मद्देनज़र रखते हुए DHA बहावलपुर ने ये इनिशिएटिव लिया, और मैं ये हमेशा अपनी हर टॉक में ये ज़रूर कहता हूँ कि ये बहावलपुर और बहावलपुर के रीजन के लिए एक ब्लेसिंग है। इट इज़ अ बोन फॉर बहावलपुर। बिल्कुल जी। तो ये ब्लेसिंग के तौर पे है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर DHA बहावलपुर ने बना दिया है उसका कोई सानी नहीं है। और टॉप ऑफ द लाइन कंस्ट्रक्शन, टॉप ऑफ द लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज़, ये सब वहाँ पर मौजूद है। सब वहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि जनाब ईयर ऑफ लिवेबिलिटी एंड कमर्शलाइजेशन ये क्या है, और जिस तरह के इंसेंटिव्स हम सुन रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि आप लोग मुफ्त देने जा रहे हैं घर पर। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर दूँ। ये ईयर ऑफ लिवेबिलिटी एंड कमर्शलाइजेशन जो है ना, इसको ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हमारी लिवेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हमारे एक दिन में 2 से 3 घरों की बुनियाद रखी जाए। उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स हमने लॉन्च किए, जिसमें ये इंसेंटिव नंबर 6 हमने लॉन्च किया कि जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, उनको 100% डेवलपमेंट चार्जेस उनके वापस कर दिए 100% डेवलपमेंट चार्जेस उनको वापस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा लोगों ने प्लॉट ले लिए होते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो घर बना सकें। उसके लिए हमने कमर्शियल बैंक्स को एंगेज किया, और कमर्शियल बैंक्स के साथ हमने कॉरपोरेट रेट्स से भी कम ऑफरिंग्स के ऊपर लोन्स का अरेंजमेंट किया कि अगर कोई भी अगर एक बंदा रेंट के ऊपर रह रहा है तो वो ऑलरेडी रेंट पे कर रहा है, तो उसको वो इतने अच्छे रेट्स के ऊपर बैंक लोन देगा कि वो अपना घर बनाएगा, और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी ही पड़ेगी जितना कि उसको रेंट पड़ रहा है। तो वो अपना उसका घर भी बन जाएगा, उसका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, मेरे पास लमसम पैसे नहीं है और मैं उसको घर बना लूँ। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेके हम अपनी लिवेबिलिटी को इंक्रीज़ करें। लिवेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कमर्शनलाइजेशन के साथ। टिल द टाइम एक एरिया में लोग नहीं अवेलेबल होते, तो उस लोग मतलब नहीं रह रहे, तो वहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी इतनी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये लिवेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इसी के साथ सारे कमर्शियल ब्रांड्स और बहुत सारे कमर्शियल वेंचर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आते जाएंगे जो हमने एंगेज किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। और वो भी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारी अभी फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो
हर प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है कि वो चल रहा होता है, फिर वो टेक ऑफ करता है। अभी राइट नाउ इज द टाइम कि ये भी टेक ऑफ करना शुरू कर दिया इसने, एंड इन आप 6 to 8 months देखेंगे कि ये काफ़ी हाइट के ऊपर जा चुका होगा। इस वक्त की सूरत हाल बताइएगा, कितने रेजिडेंशियल कितने लोगों ने वहाँ पर रेजिडेंस इख्तियार कर ली है, और कितने आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में मज़ीद लोग रहना शुरू कर देंगे डीएचए में? जैसे आप बता रहे हैं कि अभी प्रोजेक्ट ने टेक ऑफ करना है, और इस वक्त मौजूदा अगर हम सूरत हाल की बात करें तो किस तरह कम्युनिटीज़ वहाँ पर उन रेजिडेंट्स के लिए मौजूद हैं? अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास मोर देन 1650 हाउसेज मौजूद हैं डीएचए बहावलपुर में, जिसमें कि फैमिलीज रह रही हैं और बड़ा कंफर्टेबली रह रही हैं। ये जो मैंने बात की ना टेक ऑफ करने वाली, टेक ऑफ का देखें मतलब जो है, टेक ऑफ का मतलब ये है कि अभी ये अपनी पीक के ऊपर जाना शुरू करेगा इस टाइम फ्रेम में, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये घर तकरीबन जो है बाय एंड ऑफ 2026 तकरीबन डबल हो चुके होंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, हमारे इनिशिएटिव्स की वजह से। इसमें सर मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग लोन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे आपने कमर्शियल बैंक के साथ कुछ साइन किए हैं प्रोजेक्ट्स, वो किस तरह लोन अवेल कर सकते हैं, कौन लोग अवेल कर सकते हैं उन लोन्स को, एंड हाउ दीज लोन्स आर बेनिफिशियल फॉर देम? ये जो लोन है ना, इसमें डीएचए बहावलपुर में बेसिकली मैं क्राइटेरिया समझना चाह रहा हूँ। क्राइटेरिया में ये है कि कोई भी डीएचए बहावलपुर में अगर प्लॉट खरीदना चाहता है, वो प्लॉट खरीदने के लिए भी वो लोन ले सकता है। ओके, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए भी वो लोन ले सकता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहे तो भी वो ले सकता है। तो ये उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बैंक की अपनी पॉलिसीज होती हैं, डेफिनेटली उसके लिए आपको अपनी इनकम सोर्स जितना आप लोन ले रहे, 20 साल का भी लोन ले सकते हैं, 25 साल का भी लोन ले सकते हैं, तो वो जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है उसका उन्होंने आपने डिक्लेयर करना होता है कि हमारी इनकम इसके कंपैरेटिवली है कि हम ये दे सकेंगे। कोई आपने उसके ऊपर छोटीज अपनी देनी होती है, जो कि आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स रूटीन में जिस तरह के उसी के ऊपर आप करेंगे। वो फिर बैंकिंग की डोमेन है। आपने जो अपने इंसेंटिव लॉन्च किए हैं वो आपकी हद तक हैं, बैंक को जो आप अपने प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना होता है वो उन्होंने देना। हमारे पास सिर्फ ये कि वो अदरवाइज ये जो कॉर्पोरेट के रेट्स होते हैं लोन्स के, ये वो इंडिविजुअल लोगों को ऑफर नहीं करते बैंक्स के, बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली सब्सटेंशियली लो होते हैं। तो हमारी जो बैंक्स के साथ बातचीत हो रही, जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है, तकरीबन हमने बात कर लिया उनके साथ, उसमें हम एक बैंक के साथ तो फाइनलाइजेशन करके उसको लॉन्च भी कर चुके हैं। ठीक, तो वो रेट्स आर इवन लेसर देन दी कॉर्पोरेट रेट्स। ओके, तो वो बहुत कम्पिटिटिव रेट्स हैं। उन कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर अगर मैंने घर बनाना हो बहावलपुर में, तो मैं डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट करने से प्रेफर करूंगा कि मैं इस रेट के ऊपर बैंक से लोन लूं और मैं घर बना दूं। पूरी दुनिया में सर यही होता है कि बैंकिंग सेक्टर से आप लोन लेते हैं, देन यू इन्वेस्ट, और वहाँ से फिर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किस तरह के रिटर्न्स एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो क्योंकि जिसने घर बनाना है वो तो एक प्लॉट लेगा, 1 कनाल का लेगा, 10 मरले का लेगा, 5 मरले का लेगा, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है ही विल इन्वेस्ट इन बल्क अमाउंट। तो उसके लिए किस तरह के रिटर्न्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। अभी जैसे सर बता रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिडेंशियल जो आपका इंक्रीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी कमर्शलाइजेशन के साथ। तो इसकी नीड जो है वो फील की जा रही है, और डेली की बुनियाद पर हमारे पास LOIs जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं। जो ईटरीज के बड़े नाम हैं वो हमारे पास आने को तैयार हैं। इसी तरह हमारे पास जो कमर्शियल इदारे हैं वो आने को तैयार हैं, और एजुकेशन के हवाले से हमारे पास जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो राब्ता कर रहे हैं। यू नेम इट, अम्यूनिटीज़ आपके पास जितनी भी हैं वो डीएचए में मौजूद हैं। नाज़रीन, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, किस तरह की दीगर आगे फ्यूचर का प्लान क्या है डीएचए बहावलपुर के इंतज़ामिया के, इस पर इन डिटेल डिस्कशन करने के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डीएचए बहावलपुर के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह के इंसेंटिव्स आपके लिए लाए जा रहे हैं डीएचए बहावलपुर की इंतज़ामिया की तरफ से। इस पर मज़ीद बात करने से पहले एक हमारे साथ कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, हसन बात कर रहा हूँ दुबई से। जी हसन साहब। अच्छा, पूछना ये था ये डीएचए वाले सारे बारे में, तो इनसे पूछना ये था कि मैं दुबई से इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ बहावलपुर डीएचए के लिए, तो क्या मेरा आना ज़रूरी है? क्योंकि मैं तो अभी फिलहाल नहीं पहुँच सकता, तो क्या मैं किस तरीके से इनकी इन्वेस्ट कर सकता हूँ?
या मेरे फैमिली मेम्बर्स का आना ज़रूरी है या मेरा आना ज़रूरी है? तो कहेंगे मुझे इसके बारे में बता दें आप। जी जनाब, इस हवाले से मैं जनाब हमारे साथ चीमा साहब मौजूद हैं जो कि मार्केटिंग को हेड करते हैं डीएचए में, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब इसी में ऐड कर लीजिएगा, आप आज का डिजिटलाइजेशन का दौर है, लोग घर बैठे आपसे जो है वो रब्ता करना चाहते हैं, चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स आप लोग लेके आ रहे हैं? अच्छा, तहामा इसके ऊपर जो है मैं बात करना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आजकल क्योंकि आईटी का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ चल रही है। इस सिलसिले में ना हमने भी ये देखा कि हमारे स्पेसिफ़िकली जो लोग बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो DHABahawalpur.com है उसके ऊपर एक एक्सप्रेस सेल का कंप्लीट पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, मैं चाहूँगा सर इसको थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। उस पोर्टल के ऊपर हमारे पास सारी जो इन्वेंट्री, हम जो भी प्लॉट्स हम ऑफ़र करते हैं सेल के डायरेक्ट, वो अवेलेबल होते हैं जी। उनकी प्राइस भी अवेलेबल होती है। एनी कोई भी कस्टमर उसको प्लॉट सेलेक्ट कर सकता है। प्लॉट की लोकेशन GIS मैप्स के ऊपर, उसके ऊपर मार्क है, वो प्लॉट भी देख सकता है। उसको लाइव नज़र आएगा कि ये मेरा प्लॉट है, इसके कौन सी लेन है और किस जगह के ऊपर ये प्लॉट है। उसकी पेमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं सारी की सारी, जिसमें उसने उस प्लॉट को बुक करने के चार्जेस हैं, फिर उसकी डाउन पेमेंट है, फिर उसकी उसने आगे फर्दर पेमेंट जो है वो करनी है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। एंड देन हमने अभी रिसेंटली अपना वन लिंक का पोर्टल लॉन्च किया है, वो भी अवेलेबल है। सारी की सारी पेमेंट्स आप हमारे बैंक में वन लिंक के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। और वो जो मिडल मैन वाला किरदार है वो आप उसको, जो मिडल मैन वाला किरदार है वो बीच में से खत्म होता है। और वैसे भी एक कॉलर हमारे साथ एक और लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सलाम, अदील बात कर रहा हूँ सर, मंडी यजमान से। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जनाब, सवाल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ये पूछना था इनसे कि मेरे पास प्लॉट के पैसे हैं लेकिन मकान बनाने के पैसे नहीं है। क्या DHA मेरी इस हवाले से कोई हेल्प कर सकता है? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। जी चीमा साहब जवाब कीजिए। जी, ये जैसे मैं बात कर रहा था, हमने बहुत सारे बैंक्स को एंगेज किया हुआ है। आप DHA में प्लॉट लेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी टर्म्स के ऊपर आपको लोन मिलेगा और उसके ऊपर आप उधर घर बना सकते हैं। अच्छा, जैसे इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, कॉलर साहब अगर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ये बताइएगा आप अपना करते क्या हैं ताकि अंदाज़ा हो सके ना। इस वक्त नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो चुकी है, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी जो बैंकिंग का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसकी चीमा साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले से बात की थी, और उस हवाले से भी हमें ज़रा अंदाज़ा हो जाता कि किस तरह के लोग अवेल कर सकते हैं उस जो अपॉर्चुनिटी है जो बैंक दे रहे हैं। जनाब, जो आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कीजिएगा, आप पोर्टल की बात कर रहे थे। तो डिजिटाइजेशन में हमने जो मेजर इनिशिएटिव था, एक्सप्रेस सेल, हमने अपने प्लॉट्स ऑनलाइन ऑफर कर दिए, जिसमें सिर्फ प्लॉट्स नहीं है, उनको आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफ़र के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं लेकिन वो लेटर ऑन भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपने आज प्लॉट बुक कर दिया, उसकी आपने पेमेंट कर दी, उसकी टाइमलाइन है, उस अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं, ट्रांसफ़र के लिए आपको आना पड़ता है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लॉ ऑफ दी लैंड में शामिल है कि आप बगैर आए अपना थंब इम्प्रेशन दिए और अपनी बायोमेट्रिक किए बगैर नहीं करवा सकते उसको ऑनलाइन, उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। उसके लिए डेफिनेटली आना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं कराची में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी। अगर कोई कस्टमर बहावलपुर नहीं भी आ सकता तो वो प्लॉट की ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराची में भी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेकंड जो हमने चीज़, हमने अपने मेंबर्स के लिए सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करने के लिए उनका डाटा, उनके प्लॉट्स का डाटा, उनकी इंस्टॉलमेंट्स का डाटा, उनके कंप्लेंट्स का डाटा, जो भी वो करते हैं, उनकी मेंटेनेंस का डाटा, उसके लिए हमने कंप्लीट एक डिजिटल मेंबर्स का पोर्टल बना दिया जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना के और अपना सारा डाटा चेक कर सकते हैं, सो दैट कि उनको कोई एम्बिग्यूटी। अब नॉर्मली लोगों ने प्लॉट बेचना होता है, वो प्लॉट बेचने से पहले वो चेक करते हैं कि हमारे प्लॉट के अगेंस्ट कोई चीज़ ड्यू तो नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा, इसकी डेडलाइन क्या है? ये जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं, जो इंसेंटिव 6 की बात की जा रही है वो क्या है, जिसमें आप ईयर ऑफ कमर्शलाइजेशन किसकी बात? इंसेंटिव 6 हमारा स्टार्ट है 1 जनवरी 2026 से और ये 30 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगा। ओके, हमने इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है। आजकल देखें, घर बनाने में आपको 9 से 10 महीने लग जाते हैं, तो हमने 9 से 10 महीने की जगह पे इसको 16 महीने का रखा है। ओके, सो दैट कि आप बड़ा कंफर्टेबली उसमें घर बना सकते हैं। तो ये हमारा इसमें टाइम फ्रेम है 16 मंथ्स का, जिसमें आप ये सारी जो आप लोगों की ऑफर्स हैं इसको अवेल कर सकते हैं। जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे मैंने आपसे बात की कि बिज़नेस की सूरत हाल रियल एस्टेट की खासी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल DHA बहावलपुर के जिस तरह के आपने स्टैट्स अभी शेयर किए वो तो मोर देन सेटिस्फैक्टरी हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद आप लोग बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। इस वक्त DHA बहावलपुर की, स्पेसिफिकली DHA बहावलपुर का ज़रा बताइएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं प्लॉट्स?
और वो भी बताइएगा कि किस तरह के प्लॉट, 5 मरले के ज़्यादा हैं, 1 कनाल के ज़्यादा हैं, कमर्शियल प्लॉट ज़्यादा लेना चाह रहे हैं जो आपके मॉल्स वगैरह में? जी बिल्कुल, आजकल ये जब से मैनेजमेंट का इनिशिएटिव लिया मैनेजमेंट ने इंसेंटिव 6 का, तो एक गहमा गहमी जो है वो स्टार्ट हो गई है पूरी मार्केट में, एक हलचल मच गई है और लोग जो हैं वो अपने प्लॉट्स ख़रीदना भी चाह रहे हैं, जिनके पास अवेलेबल थे वो अपने घर बनाना चाह रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि हमने कमर्शियल टर्म्स के ऊपर और बहुत ही नॉमिनल रेट्स के ऊपर बैंक्स को एंगेज किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी जो लिवेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो इंशाल्लाह हमारे डबल हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर ख़रीदेंगे भी, घर बनाएंगे भी और प्लॉट्स का भी रुझान जो है वो सेल का ज़्यादा हो चुका है। ठीक। अगेन कमर्शियल की तरफ मैं आता हूँ, जो एस्टेब्लिश्ड रिनोन्ड ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान हैं या दुनिया के ब्रांड्स हैं, वो सारे जो हैं इधर हमें ख़ुद अब अप्रोच कर रहे हैं। ओके। और वो ख़ुद आने को तैयार हैं और हमारी काफ़ी अच्छी नेगोशिएशंस जो हैं उनके साथ इन प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में। सर ये जो आप वेवर्स दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे 100% वेवर दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन पे लोन्स दिए जा रहे हैं, कि ये किसी ख़ास मखसूस सेक्टर्स के लिए हैं या ओवरऑल DHA में आप कहीं पर भी अगर बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर है? हमारे 6 सेक्टर जो हैं वो लेवेबल हैं, जिसमें A, B, C, D, F और N, और एक ऑर्चर्ड इनक्लेव हमारा एक सेक्टर है जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा। इन तमाम सेक्टर्स पे ये ऑफ़र मौजूद है। इसके अलावा एक स्वैप ओवर की पॉलिसी भी है कि अगर अंडर डेवलप्ड सेक्टर में आपका प्लॉट अवेलेबल है और आप घर बनाना चाहते हैं, इस इंसेंटिव 6 के में आना चाहते हैं, तो आप वो स्वैप ओवर पॉलिसी में भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें एप्लीकेशन देंगे और हम आपका जो प्लॉट है वो डेवलप्ड सेक्टर में उसको हम स्वैप करेंगे एक नॉमिनल चार्जेस के साथ, जो भी उसका डिफरेंशियल आप पे करेंगे। ठीक हो गया। सर जिस तरह डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, इसमें मिडिल मैन का काफ़ी ज़्यादा किरदार होता था पहले जब हम आपसे बाय करते थे, उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। फ्रॉड की अमूमन लोगों को इतनी शिकायत नहीं होती थी, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को होती थी, तो उनकी कंप्लेंट्स का रिड्यूसल किस तरह किया जाएगा, डिजिटल प्रोसेस को भी ज़रा एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और अगर कोई मैनुअली आपसे रब्ता करना चाहता है तो उनके कंप्लेंट्स का रिड्यूसल किस तरह किया जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, 2 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स भी मौजूद हैं, वो भी वेबसाइट पर उनके नाम और उनकी कंपनीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि ओवरसीज़ है कोई क्लाइंट और वो डायरेक्ट कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है तो वो हमारे पोर्टल से ले सकता है, और लोकल भी लोग ले सकते हैं, हमारे डीलर से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिसेज़ हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और हमारा जो हेड ऑफिस है बहावलपुर में, आप वहाँ पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, वहाँ से भी आप इन्वेंट्री ले सकते हैं, प्लॉट ख़रीद सकते हैं। और जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो भी बड़ा ही इजी है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया था, तो उसमें उनको मैं ये बताता चलूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, कि अगर वो खुद नहीं आ सकते तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हम उनका प्लॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अगर सर अमूमी तौर पर हमारा ये अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि डेडलाइन जैसी क्रॉस होगी ना, तब लोगों को मार्केट में पता चलेगा कि यार अब हमने जाके इन्वेस्ट करना है। सो आप लोग क्या इसको एक्सटेंड भी करेंगे इस डेडलाइन को जो आपने इंसेंटिव 6 के लिए रखी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी लुक्रेटिव ऑफ़र ये की गई है मार्केट में तकरीबन 16 मंथ्स की। तो इसमें मेरा ख्याल है कंफर्टेबली आप अपना घर जो है वो बना सकते हैं, तो उसके एक्सटेंशन के चांसेस तो अभी नहीं है। एक्सटेंशन के चांसेस नहीं है? आप भी यही कहेंगे कि सर एक्सटेंशन के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है? जो इससे पहले के सारे इंसेंटिव्स थे वो भी जब कंप्लीट हुए तो उनका बड़ा अच्छा सब्सटेंशियल रिस्पॉन्स था, तो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए उनकी भी हमने डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया। इसमें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घर बनाने के लिए 16 महीने बहुत कंफर्टेबल टाइम है। बिल्कुल, तो उसमें एक्सटेंशन वाला नहीं होगा। और ये वैसे भी क्योंकि इंसेंटिव है जिसमें हम 100% वेवर दे रहे हैं कस्टमर्स को, इसका हमारे ऊपर भी बड़ा फाइनेंशियल जो है इफेक्ट आता है, तो इसकी एक्सटेंड नहीं होगी। इसमें जिसने अवेल करना है वो उसको इसी टाइम फ्रेम में अवेल करे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि 7 डेज़ अ वीक 24 आवर्स आप लोग अवेलेबल हैं या मखसूस टाइमिंग है जब आपसे रब्ता किया जा सकता है, ख़ास तौर पर इन इंसेंटिव को लेके? इन इंसेंटिव के लिए स्पेसिफिकली हम 7 डेज़ के लिए अवेलेबल हैं। ओके। वो कोई भी कस्टमर हमें 7 डेज़ अ वीक अवेलेबल अप्रोच कर सकते हैं। और कोई हॉटलाइन भी आपने इसके लिए बनाई हुई है? हमारे ऑलरेडी UN नंबर चल रहा है हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी कस्टमर हमें अप्रोच कर सकता है और उसको वो
अवेल कर सकता है। हमारे ऑफिस वीकेंड के ऊपर ओपन रहते हैं एज विद रिगार्ड्स टू के, तो उसके ऊपर वो बिल्कुल आ सकता है हमारे पास। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि बहुत से लोगों को कंप्लेंट्स की रिड्रेसल का बड़ा मसला आ रहा होता है। हम अगर दूसरे सेक्टर्स की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर, तो अगर हम आवाज़ ना करें तो किस तरह कंप्लेंट्स की रिड्रेसल। एक तो डिजिटलाइजेशन का आपने प्रोसेस बताएगा, सर ने भी बताएगा कि 2 स्ट्रीम है। अगर कोई मैनुअली आपके पास फाइल लेके आता है, उम्र रसीदा है, वो उनको उतना डिजिटल प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, इस पर तफसील बताइएगा। लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम DHA भावलपुर के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने सर से गुजारिश की थी कि वो मुवाज़ना कर दें कंप्लेंट्स रिड्रेसल के हवाले से। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि हमारे साथ फ़लाँ मसला हो गया, अब हमने किससे रब्ता करना है। ख़ास तौर पे वो उम्र रसीदा लोग जो कि या तो अपने रिटायरमेंट की मनी से कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको मसाइल आ रहे होते हैं, वो डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से इतने फेमिलियर नहीं होते। तो उस हवाले से DHA में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? जी जनाब। तिहामा, पहले तो मैं एक बड़ा सिंपल सा कमेंट करना चाहूँगा। DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एक एतमाद का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग एतमाद करते हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हमेशा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ में सेफ रहती हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स के रिड्रेसल के लिए ऑनलाइन तो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 विंडो ऑपरेशन DHA भावलपुर में अवेलेबल है। कोई भी वहाँ पे आता है तो उसकी कंप्लेंट को प्रायोरिटी के ऊपर एड्रेस किया जाता है और हमारी सीनियर मैनेजमेंट उसके में पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको वो करती है। ओके। इसके अलावा हमारे जितने भी किसी को अगर कंप्लेन है एंड वो भावलपुर में नहीं है तो हमारे साइट ऑफिस में जाके, जो हमारे सैटेलाइट ऑफिस हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में एंड कराची में, उधर भी कंप्लेन अगर करता तो उसी दिन हमारे पास कंप्लेन आ जाती है और हम उसके ऊपर एक्शन अपना कर देते हैं। ओके। और हमारा इंटरनल प्रोसेस ये तो देखें, जो अगर कंप्लेन हमारे 1 विंडो के ऊपर भी आती है तो 1 विंडो से तो वो मैनुअल कंप्लेन आई, लेकिन हमारे पास DHA भावलपुर में इंटरनली डिजिटल सिस्टम है सारा। वो कंप्लेन डिजिटल सिस्टम में एंडोर्स की जाती है और वो कंप्लेन ऑटोमेटिकली जिसने एड्रेस करनी होती है वो उसी टाइम के ऊपर उसके पास चली जाती है और उसने उसके ऊपर उसी दिन रिस्पॉन्स करना होता है। अगर नहीं होता तो फिर वो हमारी सीनियर मैनेजमेंट उससे नेक्स्ट डे पूछ लेती कि क्यों नहीं हुआ। तो हमारा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा क्विक सिस्टम है कंप्लेंट रेजोल्यूशन। इंटरनल मैकेनिज्म हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? रेजिडेंशियल एरियाज़ के हवाले से भी ज़रा बताइएगा, अम्यूनिटीज़ के हवाले से बताइएगा, एंड देन कमर्शियल हवाले से भी बताइएगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर इन्वेस्टर हज़रात इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम 3-4 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जिसमें एक होती है जिसमें लिवेबिलिटी एनहांसमेंट की कैटेगरीज होती है जी। उसके लिए हमारा अभी रिसेंटली हमने राइडिंग क्लब बनाया है, जिसके ऊपर जिसको हम अभी लॉन्च करना जा रहे हैं। हमने पिस्टल शूटिंग रेंज बनाई। पहले हमारे पास वहाँ पे एक शूटिंग क्लब था, उसके अंदर पिस्टल रेंज नहीं थी। अभी हमने उसकी बड़ी डिमांड थी तो हमने पिस्टल शूटिंग रेंज भी वहाँ पे बना दी है। माय पर्सनल फेवरेट। जी, माय पर्सनल फेवरेट है। तो ये 2 हमारे लिवेबिलिटी एनहांसमेंट के मेन वो। उसके बाद आ जाता है फूड का और ईटरीज का, आपका सारे का सारा। उसमें हमारे पास अभी बड़े ब्रांड्स इन टच हैं जिनके साथ कुछ को हमने लोकेशंस ऑफर कर दी हैं एंड दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर फूड आउटलेट्स इन भावलपुर, जो कि नेशनल लेवल के बड़े नाम हैं और बड़े जो है कहते हैं फ्रेंचाइजीज हैं, वो भी अन करीब आ जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हर DHA में आपने देखी होगी, हर सोसाइटी में एक क्लब होता है हर सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर वो क्लब की हमारे पास बिल्डिंग ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर उसका बना हुआ था, उसकी फिनिशिंग के ऊपर हम जा रहे हैं एंड बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो क्लब भी हमारा फंक्शनल हो जाएगा। लार्ज कमर्शियल्स में मैंने आपको बताया हमारे पास 2 जो है, एक हाई राइज ऑलरेडी पेलिकन मॉल के नाम से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ रहे हैं, वो उन्होंने उनके साथ ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ है। एक इंटरनेशनल लेवल का होटल भी वहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास तकमील केयर है जो कि कॉम्प्लेक्स है मल्टीपल प्लाजास का, उसमें भी ग्रोसरी के बड़े नाम कुछ और बाकी जो है कुछ वो ये फूड ब्रांड्स और सारे के सारे आउटलेट्स इनको वो लेके आ रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ अगर देखें हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इस हर सेक्टर में जिसमें कि आप फूड की बात कर लें। सर इसका जवाब दीजिएगा, कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सवाल कीजिएगा। जी, फरदीन बात कर रहा हूँ बहरीन से। जी फरदीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहावलपुर में मैंने अपना DHA में प्लाट लिया है, तो मैंने इसका प्रोसीजर कैसे शुरू करना है, क्या है क्या नहीं? ठीक है, आपने घर बनाना चाह रहे हैं उस पर? जी जी ठीक है, मैं चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सवाल जवाब ले लेते हैं। जी जनाब, वो कह रहे हैं मैंने प्लॉट ले लिया है, अब नेक्स्ट फर्दर मुझे स्टेप्स बताइएगा। वो रहते बहरीन में,
अभी इसके नेक्स्ट उसके ऊपर आपने प्लॉट लेना है तो हमारी यहाँ पे ना एक बिल्डिंग कंट्रोल की ब्रांच है डीएचए बहावलपुर में। उन आप अपने जो हमारे उसके बायलॉज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, उस बायलॉज के हिसाब से आप अपने घर का नक्शा बनाएं, उस नक्शे को आप अप्रूव करवाएं। जैसे ही वो नक्शा अप्रूव होता है उसके बाद आप उस घर को अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लॉट की ऑलरेडी पोजीशन उनकी हुई है, अगर उनके प्लॉट की पोजीशन अभी तक नहीं है तो उस पोजीशन के लिए आप पोजीशन अप्लाई करेंगे, वो हम आपको एक ही दिन में पोजीशन उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दे देंगे। अब एक ही दिन में हो जाएगी। जी जनाब, बहुत अच्छी आपको सर ने सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। तो फरदीन साहब प्लीज़ अपना जैसे जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और घर बनाइए और वहाँ पर रहना शुरू कीजिए। जिस तरह कम्युनिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, पार्किंग जो फायर उसकी बात की जा रही है, पार्क्स की बात की जा रही है, यू नेम इट एंड द अम्यूनिटीज़ आर देयर। जनाब कंप्लीट कीजिएगा जो आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, तकमील स्क्वायर के हवाले से। जी अच्छा, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ रहे हैं। अभी जो आगे मैं बात कर रहा था, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, उसमें आपके क्लोथिंग के बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अभी आना चाह रहे हैं डीएचए में, और वो भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें आप स्पेस दें, हम अपने आप को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करें। क्योंकि आपने देखा होगा ये आजकल जो जितने भी हर सिटी में, बड़े सिटी में क्लोथिंग के ब्रांड्स एक ही जगह के ऊपर मोर और लेस बिल्कुल होते हैं और लोग कंफर्टेबल समझते हैं कि वहाँ पे जाएं और जाकर उसको करें। तो उसके ऊपर भी हम अभी देख रहे हैं फूड के ब्रांड्स, वहाँ पे अभी जैसे जैसे लिवेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा जनाब, हम आपने बात की कि एक ही जगह पे जितनी मौजूद होती हैं लोगों के लिए वो बड़ा कन्वीनियंट होता है, वहीं से जाकर शॉपिंग की और वो घर आ जाते हैं। डीएचए राया बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, लोग बड़े उनके स्नैपचैट्स और हमारे, मैं जनजी तो उसी पर्सपेक्टिव से बात करूँगा कि मेरी जहाँ पे तस्वीरें अच्छी आ सकें, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स बहावलपुर में लॉन्च किए जा रहे हैं। आपने बड़ा सरसरी से बताया था अपने स्टार्ट में, अभी मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तस्वीरों के हिसाब से आप देखें तो डीएचए बहावलपुर में बहुत सारी डीएचए राया का जो प्रोजेक्ट है, राया वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भी देखें हमारे पास जो ये तकमील स्क्वायर वाला प्रोजेक्ट है, ये उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। ये जब कंप्लीट होगा तो ये उसी तरह का होगा। उसके बैक साइड के ऊपर एक पूरे का पूरा जो है वो पार्क है, विच इज़ द ग्लो पार्क। वो दुबई के अच्छे पार्क्स को रेप्लिकेट किया गया स्मॉल उसके ऊपर स्केल के ऊपर, तो वो भी बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है। अच्छा, तो हम इसके ऊपर ना मैं एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे पास ना डीएचए में एग्जिस्टिंग बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं जो कि बाहर से शिफ्ट हुए हैं, यूरोप से भी, कुछ गल्फ से भी। उनको हम कई बार फीडबैक के लिए बुलाते हैं, तो उनकी जो फीडबैक होती है ना, डीएचए बहावलपुर इज अ सोसाइटी जिसमें 24/7 लाइट अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है आजकल लाइट का। तो मैं उनसे कई बार बात करता हूँ, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो आईटी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, हमारा लाइफस्टाइल यहाँ पे जो है कहते हैं इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बिजली का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट सारे आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो कहते हैं हम यूरोप से भी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल रह रहे हैं। बेसिक कम्युनिटीज सारी मिल रही हैं, वो मिल रही हैं और राउंड द क्लॉक मिल रही हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था जब हम लोग इसके बारे में प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे, सोलराइजेशन का प्रोसेस भी आपका स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है या अभी हो रहा है? सोलराइजेशन हमने फेजेस में प्लान की। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं डीएचए की, उसको हमने आप कह लें 40% सोलर पे कन्वर्ट कर दिया। ओके, हमारे नेक्स्ट फेजेस उसके ऊपर चल रहे हैं और सोलराइजेशन हमारी अंडर प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा जनाब, जैसे मैंने पहले बात की कि डिफरेंट सेक्टर्स में डीएचए बहरहाल एक ट्रस्ट का नाम है, वो अपने पर इन्वेस्टर्स को खुद अट्रैक्ट करता है, लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दीगर जो मार्केट की जो सिचुएशन है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि रियल एस्टेट के हवाले से एक चलें मिथ कह लेते हैं कि इस वक्त लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, वहाँ पर वो समझते हैं कि उस तरह के रिटर्न्स जो आज से चंद साल पहले मिल रहे थे हमें उस तरह के अब रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से बताइए, क्या ये फिर एक मिथ है कि लोग, क्योंकि आपके पास तो आ रहे हैं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखें, ये टाइम टू टाइम चीज़ें प्लस माइनस होती रहती हैं। ओके, ये जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं, ये हमेशा किसी भी सोसाइटी के जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उनका एक कॉन्सेप्ट और उनकी एक पॉलिसी जो है उसके ऊपर चीज़ों को चला दिया जाए। जब मार्केट में भी देखें, पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है, बट मैंने जैसे आप कोर्स किया, हमने स्टेप्स ऐसे लिए हैं और हमने उस कस्टमर को अभी टारगेट किया है जो कि घर बनाना चाहता है और जिसके पास पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो अभी देखें, हमारे पास लोग इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आपको भी मैं ऑप्शन दूं कि आप जो रेंट के ऊपर घर पे रह रहे हैं उसी रेंट के अमाउंट में आप घर अपना बना के रह सकते हैं, तो डेफिनेटली आएंगे भी। तो हम क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ कर रहे हैं, इस वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इकोनॉमी, अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, उसके लिए भी तो कितना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट का सेक्टर। आप सीमेंट की बात करें, आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप जिस चीज़ की बात करें, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू दैट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। अभी देखें, आपके पास लाइव जो है कहते हैं प्रोग्राम में 2 कॉलर्स जो है वो हमारे, एक बहरीन से और एक दुबई से उन्होंने कॉल की।
अभी उन्होंने कॉल की तो व्हाट दे वांट टू डू इज उन्होंने प्लॉट लिया हुआ ऑलरेडी। पहले जो हमारे बाहर लोग थे वो प्लॉट लेते थे इन्वेस्टमेंट के उसके ऊपर, अभी लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी वो दोनों की ये थी कि हम लोगों ने घर बनाने हैं, तो इसी से आप रिस्पांस देख लें कि दोनों ने बहावलपुर की बात की और दोनों ने जो है कहते विद इन 1 आवर हमें हमारे 2 कस्टमर्स ने अप्रोच कर लिया। अभी 2 कस्टमर्स ने आपको अप्रोच कर लिया, बहुत से कॉल्स हमने स्किप किए हैं क्योंकि टाइम का कमी है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मैं तहजीब बात कर रही हूँ शारजा से। जी जनाब, जी मैम सवाल कीजिएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं शारजा में होती हूँ और अपना ब्रांड रन कर रही हूँ, तो मेरा वैसे ताल्लुक बहावलपुर से है जी। तो मैं चाह रही थी कि अपना जो आउटलेट है वो यहाँ पर भी एक ओपन करूँ, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका कार मैं पूछना चाह रही थी। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। जी मैम बताइए, जी सर बताइएगा। अच्छा मैम, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमारा एक्सप्रेस सेल का पोर्टल है उसमें कुछ अवेलेबल है। अगर उसमें आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, आप कोई और लेना चाहती हैं, तो हमारे आप यूएन नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप, ये सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप हमें वेबसाइट से किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकती हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो हम उसके ऊपर दे देंगे। हमारे वेबसाइट पे हमारे सब सेक्टर्स के मैप जिनमें कमर्शियल भी शामिल है अवेलेबल हैं, उनके ऊपर आप सिलेक्ट करके क्वेरी भी रेज कर सकती हैं कि अगर आपको कोई प्लॉट पसंद आता है तो वो भी आप करेंगी तो हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। हमारी टीम वहाँ पे सारे जितनी भी क्यूरी सोशल मीडिया से किसी की आती है, व्हाट्सएप के ऊपर आती है या किसी कॉल के ऊपर आती है, हम उनको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करते हैं। सर जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि हम हमेशा एक ऐसी जगह पे घर बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमारे बच्चों की तरबियत थोड़ी सी अच्छी हो सके, लाइफस्टाइल अच्छा हो। एजुकेशन के हवाले से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से कोई बड़े नाम आपके पास अंदर आ चुके हैं डीएचए में? यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी मैं पढ़ रहा था कि आप लोग कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी MOU साइन कर रहे हैं। नाउ हम यूनिवर्सिटी से MOU साइन कर रहे हैं, लेकिन देखें रूट्स इंटरनेशनल स्कूल हमारे पास अवेलेबल है डीएचए बहावलपुर में। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे बिल्कुल डीएचए के साथ है, उसमें भी सारे हर तरह का डिसिप्लिन अवेलेबल है। उसके साथ हमने पूरा एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे मजीद स्कूल जिनमें के लोग आजकल AI बेस्ड और IT बेस्ड एजुकेशन पे भी बहुत सारे स्कूल जा रहे हैं, बहुत ग्रुप को भी हम एंगेज कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मौजूद हैं। दीगर और क्या क्या चीज़ें हैं डीएचए में जो समझना चाहते हैं हम लोग भी? नाज़रीन, आप लोगों के जहनों में जितने भी सवाल आ रहे हैं आप लोग आए बगैर में कॉल्स करके पूछ रहे हैं। मज़ीद भी आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मौजूदगी का जितना हम फ़ायदा उठा सकें उतना हमने फ़ायदा उठाना है, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीएचए बहावलपुर के हवाले से, किस तरह के अम्यूनिटीज़, किस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पे तफसीलन हमने बात की। अब हमारी एक कॉलर ने सवाल किया था कि वो अपना ऑफिस बनाना चाह रही हैं, इस तरह दीगर लोग हैं जो अपने ऑफिस यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के हवाले से अब तफसीलन बात कर लेते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, एज अ बिज़नेस डेस्टिनेशन डीएचए को आप किस तरह देखते हैं, एंड इफ़ आई से कि आप उसको प्रमोट किस तरह करेंगे बिज़नेस डेस्टिनेशन के हवाले से? ये बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि एक जो गैप है मार्केट में वो अवेलेबल था, जिसको फिल किया है डीएचए बहावलपुर ने। और ये बिज़नेस डेस्टिनेशन बहुत अच्छी बिज़नेस डेस्टिनेशन आपको कंसिडर की जाएगी, क्योंकि जब लिवेबिलिटी होगी, लोग आएंगे तो आपको कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना होगा। उन्होंने ब्रांड की बात की तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकती हैं। एक ऑलरेडी वो बहरीन में चला रही हैं। तो जैसे सर ने बताया कि पोर्टल के ऊपर हमारे प्लॉट्स और हमारी जो इन्वेंट्री है वो अवेलेबल है। अगर वो वहाँ से देखना चाहती हैं तो वहाँ से उसको बुक कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लें, हमारे ईमेल के ऊपर हमें कोई ईमेल ड्रॉप करते हैं तो हम उनसे रब्ता कर लेंगे और उनसे बात भी कर लेंगे। सर ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? यहाँ पर तो इसके नाम से ही लग रहा है कि ये सिर्फ बनाया ही ऑफिस के लिए गया है। अच्छा, ये एक इनिशिएटिव था मैनेजमेंट का कि हम जितने भी बड़े ब्रांड्स को या बड़े यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को या हॉस्पिटल को जब इधर लाएंगे तो उनको एक टाइमलाइन रिक्वायर्ड होगी, 4 से 5 साल का अरसा दरकार होगा कि वो उस बिल्डिंग को पहले बनाएं और फिर उसको ऑपरेशनल करें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि ये ऑलरेडी एक ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में हमने एक बिल्डिंग को तैयार कर लिया और
उस पे अब हम कुछ ब्रांड्स के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और ऑलरेडी निगोशिएशंस में हैं भी, और हम वेलकम भी करते हैं कि कोई बड़ा ब्रांड, कोई हॉस्पिटल, कोई जो एजुकेशन के हवाले से अगर कोई यूनिवर्सिटी हमसे अगर कोई रब्ता करना चाहती है तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। ठीक है। अच्छा जनाब, DHAs हमेशा अपने, जैसा मैंने बात की कि अम्यूनिटीज़ के हवाले से बोला, रेपुटेबल है, उनके मार्केट भी उस तरह किया जाता है कि 5 स्टार होटल्स का एक बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में ओवरऑल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरली हमें 4 स्टार्स मिलते हैं, 3 स्टार्स मिलते हैं। 5 स्टार कोई आपके साथ राब्ते में है या आप लोगों के पास उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी हो? जी बिल्कुल, हमारे पास पेलिकन मॉल में एक वेल रिप्यूटेड जो है वो 5 स्टार होटल जो है उसने MOU साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और इसके अलावा कुछ और भी ब्रांड्स हमारे साथ जो है वो राब्ते में हैं, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बात की, राया बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। सर ने बात की कि वहाँ हमारे पास भी इस तरह के थीम पार्क्स मौजूद हैं जिधर आप आके एंजॉय कर सकते हैं, लेजर टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह के दीगर अगर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो कि लोग कमर्शियली वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हों मौजूद हैं? जी बिल्कुल, थीम पार्क के ऊपर भी मैनेजमेंट जो है हमारे पास कुछ LOIs भी अवेलेबल हैं, और थीम पार्क के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। राइडिंग क्लब जैसे बताया आपको, शूटिंग क्लब का बताया, उसमें इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से भी DHA काफ़ी काम कर रहा है, और कमर्शलाइजेशन के ऊपर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट की तरफ। अच्छा सर ने जैसे बात की थी बेसिक कम्युनिटीज़ की, यू नेम इट, एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली आपको 24 आवर्स मिल रही है, गैस आपको 24 आवर्स मिल रहा है, कोई मसला नहीं है, यू कैन कंपेयर इट टू द डेवलप कंट्रीज़। मैं यहाँ पर ज़रा जानना चाहूँगा, अगर हम स्पेसिफिकली अपने साउथ पंजाब के रीजन की बात करें, यहाँ पर साफ़ पानी मसला है, लोगों को पीने का पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करी है, एग्रेसिवली काम करी है, एक नई अथॉरिटी भी बना दी गई है। DHA इस हवाले से क्या कर रहा है? हमने RO प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और हर सेक्टर में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइफ है वहाँ बहुत ही कंफर्टेबल है, और पानी के हवाले से आपने सवाल पूछा तो RO प्लांट्स वहाँ पे जगह जगह सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ कंफर्टेबली यू कैन ड्रिंक वाटर। अच्छा, जैसे हमने बात की कि कुछ सेक्टर्स के लिए आपने इंसेंटिव्स लॉन्च किए हैं, कौन कौन से सेक्टर्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर आपको पोजीशन अब नहीं मिल सकती, या इस वक्त तमाम सेक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप जाके अपनी प्लॉट भी बाई कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बाई समथिंग एल्स कमर्शियली भी, तो वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है? 7 सेक्टर्स हैं, सेक्टर A, B, C, D, F, N और एक ऑर्चर्ड इनक्लेव। ये तमाम सेक्टर्स हैं जो लिवेबल हैं, ऑपरेशनल हैं, और आप यहाँ पर अपने घर या कमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। चीमा साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो आपका इंसेंटिव 6 है, ईयर ऑफ लिवेबिलिटी एंड कमर्शलाइजेशन का साल आप कह रहे हैं, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड हैं, इफ़ यू वांट टू सम इट अप, किस तरह अवेल की जा सकती है, कब से इसकी क्या डेडलाइन है, कब से स्टार्ट हो रही है? जी प्लीज़ सर। इंसेंटिव 6 जैसे कि मैंने बताया, हमारा 16 महीने का इंसेंटिव है, 1 जनवरी से ये स्टार्ट है, और ये 30 अप्रैल तक 2023 तक ये चलता रहेगा। इसके लिए हमारा 1 विंडो ऑपरेशन राउंड दी क्लॉक 7 डेज़ अ वीक अवेलेबल है। कोई भी कस्टमर आके वहाँ पे अपने सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर सकता है, और इसमें हम 100% आपको डेवलपमेंट चार्जेस वापस कर देंगे। 100%? जी, 100% डेवलपमेंट चार्जेस इसके आपके वापस हो जाएंगे अगर आप 16 महीने में अपना घर वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनका मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के पास अभी पैसे नहीं हैं, वो बैंक से बहुत कम्पिटिटिव रेट्स पे लोन लेके उनको भी हम फैसिलिटेट करें, हम उनको करेंगे सो दैट के वो वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। और इसके अलावा तहमा मैं एक ज़रूर बात करना चाहूँगा अपने तमाम व्यूअर से कि DHA भावलपुर अभी बहुत सारे इंसेंटिव्स लॉन्च करेगा, बहुत सारे चीज़ें लॉन्च करेगा, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड रहें ताकि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता रहे। वकास मंजूर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जितने भी सवाल आम लोगों के जहनों में आ सकते थे DHA भावलपुर के हवाले से, हमने आपसे की कोशिश की कि आप उनके हम आंसर्स ले सकें। मलिक वकास नासिर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाजमी इन्वेस्ट करें। अपना फीडबैक लाजमी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।